हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग का चैनल चंपारण 2.0 के जी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज पांचवा वीडियो लेकर आए हैं, पांचवा लेक्चर लेकर आए हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेलवे समान अध्ययन, उसके बाद में रेलवे का स्ट्रेटेजी के करेंगे, उसके बाद ISPCH का हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ISPCH का हम लोग अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ISPCH का राज्य व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिवाइज योर सेल्फ, समान अध्ययन है रेलवे का। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। तो थैंक यू दोस्तों। चलिए बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अच्छा बताइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके साथ और था ना? हाँ, 3 आदमी थे, सी राजगोपालाचारी और एक और थे। 3 आदमी को मिला था। 3 आदमी को मिला था। और चलिए, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? किडनी द्वारा। किडनी द्वारा। अच्छा बताइए, ओजोन परत की किसमें मापा जाता है, उसका इकाई क्या है? डॉप्सन। अच्छा बताइए, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 बार। रामन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अच्छा बताइए, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितने मीटर सेल्सियस डिग्री तापमान घट जाएगा? 1 डिग्री। अगर 64 डिग्री पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस घट जाएगा तापमान? उसका उतना ही है सर। नहीं, 2 डिग्री, यानी 32 डिग्री जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। और तो 64 बोले जाए तो 2 डिग्री घट जाएगा। अच्छा बताइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम मतलब विदेशी कौन थे? अब्दुल खान गफ्फर। अब्दुल खान गफ्फर। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। पाकिस्तान का है ना? हाँ। अच्छा बताइए, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। अच्छा बताइए, तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बताइए, भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला भारतीय कौन है? इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अच्छा बताइए, फेरेल का नियम किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। पवनों की दिशा से। अच्छा बताइए, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र से होता है? मौसमी राम। दक्षिण पश्चिमी मानसून अच्छा। से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अच्छा चलिए बताइए, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में। पैर में। पैर में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न। कब से स्टार्ट किया गया? 1954 से। 1954 से। बताइए, सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन है? वान झील। वान झील। तुर्की का 330%। अच्छा बताइए, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना है? 120 दिन। WBC का 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। अच्छा बताइए, मानव शरीर में रक्त कितना % होता है पूरे शरीर के वजन का? 7%। 7%। 7%। अच्छा बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? और 46%। 21%। 21। अच्छा बताइए, सभी भारत में 46%। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अच्छा बताइए, ब्लड बैंक कहलाता है कौन, किसको कहलाता है? लीहा। ये स्प्लीन। अच्छा बताइए, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्टेगनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री केल्विन होता है? केल्विन 310। और अथी में सेल्सियस में 98.6। 37 डिग्री 37 डिग्री भी होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम लोग का आज का। अच्छा बताइए, एक और क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। केलोलॉजी। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रायमंड मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए हम लोग आज रिवाइज योर सेल्फ खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टैटिक के। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग को भी मज़ा आएगा, आप लोग को भी मज़ा आएगा, उत्साहित हम लोग भी मेहनत से बना रहे हैं, आप ही लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग आप ही लोग नहीं कर रहे थे। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। अच्छा बताइए, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई? 2009 में। 2009 में। इसमें कितने देश है अभी? 5। कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस,
चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका। BICS अच्छा बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अच्छा बताइए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बंगलोर गुड़गांव। गुड़गांव गुड़गांव बंगलोर जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मतलब वहाँ पे बनाने की योजना आधारशिला रखी है। अच्छा बताइए बताइए वायुसेना का उत्तरी कमान कहाँ है? उत्तरी कमान नहीं उत्तरी कमान कहाँ है? नहीं दिल्ली मतलब वायुसेना का उत्तरी कमान है ही नहीं, ठीक है? नहीं, वायुसेना का उत्तरी कमान नहीं है, ठीक है? और मध्य कमान कहाँ है? मुंबई इलाहाबाद। अच्छा बताइए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एन लम्सडेन। और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1961 से। अर्जुन पुरस्कार में कितने प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? अब तो बढ़ गया 15 लाख। 15 लाख। बताइए यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अच्छा बताइए भारत में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया? 1875 ईस्वी में। और वहीं सेबी की स्थापना कब किया गया? 1982 ईस्वी में। अच्छा बताइए क्रिकेट पिच की लंबाई कितना है? 20.12। 20.12 मीटर, ठीक। अच्छा PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा सिग्मो क्या है? नहीं, सिग्मो गोवा का बसंत उत्सव है। अच्छा बताइए स्वीडन के संसद का क्या नाम है? रिक्सडॉग। हाँ, ईरान के संसद का क्या नाम है? मजलिस। अच्छा जापान के संसद को? डाइट। अच्छा बताइए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कहाँ स्थित है? जिनेवा। और सबसे अच्छा क्वेश्चन नेशनल साइंस फॉर सेल्स कहाँ स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ स्थित है? मतलब कोशिका का जो मतलब अध्ययन किया जाता है इसका कहाँ स्थित है? उसका संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। अच्छा बताइए राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा बताइए बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया? 1976 ईस्वी में। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 ईस्वी में आया, ठीक है। अच्छा बताइए बिस्टी क्या है? मौर्यकालीन प्रशासन में एक प्रकार का क्या था? कर था। अच्छा बताइए अनुच्छेद 19 और 21, 23, 24 और 39 किस चीज से संबंधित है? जीवन का अधिकार से। अलग है, लेकिन बंधुआ मजदूरों का मतलब उसमें विशेष चर्चा किया गया है कि उसको मतलब उतना भी सताना जरूरी नहीं है, मानवता धर्म भी पालन करना है, ठीक है। अच्छा बताइए वायुसेना का पश्चिमी कमान कहाँ है? पश्चिमी कमान दिल्ली है, ठीक है। मध्य कमान कहाँ है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अच्छा VVI क्वेश्चन वायुसेना की स्थापना कब किया गया? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को, ठीक। अच्छा बताइए भारतीय वायुसेना में कुल कितने कमान है? 7 कमान है। अच्छा चलिए बताइए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा का है स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 1954 में किया गया, ठीक। CIAE क्या है? ये चाइना का जिस तरह सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च है उस तरह चाइना का भी यही मतलब न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। अच्छा बताइए चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ? 1986 ईस्वी में। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र मतलब कहाँ है? यूक्रेन में। अभी फिलहाल यूक्रेन और किस देश में युद्ध चल रहा है? रसिया में।
यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यू। क्यू। रूस की राजधानी कहाँ है? रूस के राजधानी मॉस्को। मॉस्को। मॉस्को किस नदी के किनारे है? मॉस्को नहीं, मॉस्को, शायद मॉस्को है, शायद नहीं, मॉस्कोवा नदी होगा, देख कर बताएंगे, कंफर्म नहीं है। अच्छा बताइए, ब्रिक्स देश दुनिया की जनसंख्या कितना परसेंट है? ब्रिक्स जो 5 देशों का एक संगठन है ना, इसमें दुनिया का कितना जनसंख्या कवर करता है 5 देशों मिलकर? 40%। और भारत में 2022 में एफडीआई में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष, मैंने एफडीआई कौन सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर सिंगापुर। कितने परसेंट किया है? 47%। 27%। 27% सबसे ज्यादा किया है। अच्छा बताइए, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? जापान। जापान में। और यह कब मतलब त्रासदी हुआ? 2011 में। अच्छा, 3 माइल आइसलैंड परमाणु संयंत्र कब मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुआ और किस देश की है? 3 माइल आइसलैंड जो अमेरिका का है, ये परमाणु संयंत्र 1979 ईस्वी में क्या हुआ? परमाणु त्रासदी हुआ। अच्छा बताइए, किस्तिम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? रूस में। ये भी दुर्घटनाग्रस्त, हाँ किस्तिम, ये भी रूस में 1957 ईस्वी में। अच्छा बताइए, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक। और बताइए, मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष से जारी किया जा रहा है? 1990 से। 2020 के अनुसार HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा? नॉर्वे। भारत के स्थान कहाँ रहा? 131। अच्छा बताइए, स्पेन के संसद के क्या नाम है? कॉर्टेक्स। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। अच्छा बताइए, MG रामचंद्रन को भारत रत्न कब मिला? 1988 ईस्वी में। अच्छा बताइए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। और वहीं निफ्टी का NSE का NSE नेशनल बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स किस क्या नाम जाना जाता है? निफ्टी से। हाँ अच्छा बताइए, और बम्बई BSE यानी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में लगभग कितने कंपनियां शेयर है? शेयर है लगभग 5500, 5000 से ऊपर है, लगभग 5500 करीब। वहीं NSE में 1700 करीब, जो 1500 से ज़्यादा है ऑप्शन आएगा तो नंबर दिया जाएगा। अच्छा बताइए, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया है? 1952 ईस्वी से कलिंग पुरस्कार दिया जा रहा है। अच्छा, यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है? आंद्रे ओजले। हाँ अच्छा बताइए, क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 71 सेंटीमीटर। हो जाएगा। अच्छा बताइए, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में। अच्छा बताइए, VVI क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसके काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कब किया गया? कब? 19 जुलाई 1969 को। अच्छा, व्यावसायिक बैंक, 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में, 15 अप्रैल 1980 में। अभी वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से शुरुआत किया गया? 1954 से। और कलिंग पुरस्कार 1952 ईस्वी से। कलिंग 52 से। वो तो 61 अर्जुन पुरस्कार ना है, अर्जुन पुरस्कार 1961 से। अच्छा बताइए, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक श्याम शरण है। ठीक है। लेडीज कप मेक्स ट्रबल के लेखक कौन है? लेडीज कप मेक्स ट्रबल, लेडीज कप मेक्स ट्रबल के लेखक कौन है? एमी स्टेट वार्ड, एमी स्टेट वार्ड। अच्छा चलिए बताइए, हेरात महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हेरात।
VVI क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर में शिव जी के पूजा के लिए मनाया जाता है शिवरात्रि के महोत्सव। रात, हाँ, हाँ। बहुत मजा। अच्छा, बोनालो उत्सव किस राज्य का पारंपरिक लोक उत्सव है? बोनालो उत्सव तेलंगाना का है। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? 2014 2 जून 2014 में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। अमरावती आंध्र प्रदेश का है। मैंने अभी 10 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया है। अच्छा बताइए, IRS का फुल फॉर्म क्या है? IRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिमोट सोर्सिंग। तो बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब किया गया? 1969 में। अच्छा बताइए, VVI क्वेश्चन जो अभी पूछने की संभावना है, ब्रिक्स जो 5 देशों का सम्मेलन है, ब्रिक्स मैंने ब्रिक का नाम किसने दिया, शब्द किसने दिया? 2001 में दिया जिम ओस्लिन ने, जिम ओस्लिन ने, ठीक है, जिम ओस्लिन ने, ठीक है। बताइए, भारतीय वायु सेना का मोटो क्या? भारतीय वायु सेना का मोटो क्या, उद्देश्य क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक। अच्छा बताइए, ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। तमाम। और सॉरी, एक जगह हम लोग गलती बोले हैं, NSE की स्थापना, NSE की नहीं ना बोले हैं, वो हम लोग दूसरा बोला। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया? 1992 ईस्वी में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में। और सेबी की स्थापना तो आप लोग जानते करते हैं 82 में किया गया। अच्छा बताइए, यूनेस्को की स्थापना कब किया गया? 16 नवंबर 1945 की। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। 16 नवंबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। अच्छा बताइए, ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का ये 6ठा नंबर टेस्ट सीरीज खत्म हुआ। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, 2 तो सेट सुधार चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं VVI और ज्योग्राफी जो IAS PCS का देख लीजिए। यही हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सुधारेंगे, लाइन बाय लाइन पूरा का सुधार लेंगे। जब हम लोग टारगेट बना लिए तो सुधार लेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए, हम लोग आज पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो बताइए, अक्षांशीय रेखा जो जैसे हम लोग का भूमध्य रेखा कितने डिग्री से गुजरता है? 0 डिग्री रेखा या 180 डिग्री के मतलब पृथ्वी के बीचों बीच 180 डिग्री या 0 डिग्री रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों में गुजरती है? 8 राज्यों में गुजरती है। अच्छा बताइए, भारत उष्ण कटिबंध में है या उपोष्ण कटिबंध में है? भारत उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है। भारत उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री मकर और कर्क रेखा दोनों के बीच में है। अच्छा बताइए, हाँ, और VVI क्वेश्चन यहाँ से हम आपको पूछ रहे हैं कि तो कल हम लोग क्वेश्चन कर ही दिए थे। हाँ, दक्षिणी। अच्छा, विषुववृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा बताइए, भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग जानते हुए भी गलती कीजिएगा। 22,756। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे हैं, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है? हाँ, संपूर्ण भारत का बोल रहे हैं। 8 नहीं, संपूर्ण भारत जब बोला ना, बोला जाए तो 6 संपूर्ण भारत बोलते 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। वहीं मुख्य भूमि से कहे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का आ जाएगा। संपूर्ण लगा दिया जाएगा ना तो 6 डिग्री 45 मिनट से मतलब से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा बताइए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के पास।
और वहीं अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी समान रहता है, क्योंकि ध्रुव से सट के जब आता है तो ऑटोमेटिक है कि देशांतर रेखा के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। उसके कितना होता है किलोमीटर? 111.1 कुछ किलोमीटर होता है। अच्छा बताइए, ग्रीनविच मैंने जो 180 डिग्री मैंने इक्वेटर है कहाँ से गुजरते हैं? भारत के इलाहाबाद ग्रीनविच मिर्जापुर से नहीं, वो तो सारे वो ब्राजील इंग्लैंड में से ना। होता है। इंग्लैंड से गुजरती है, शहर से। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अच्छा बताइए, भारत अगर गर्म मतलब जून के महीने में मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाता है सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। तब दिन वहाँ कैसा होगा उत्तरी गोलार्ध में? बड़ा होगा। कब बड़ा होता है? 21 जून को होता है। और वहीं दक्षिणी ध्रुव में 21 जून को सबसे छोटी दिन होगी, सबसे बड़ी दिन सबसे छोटी रात होगी। दक्षिणी ध्रुव में सबसे छोटी रात होगी और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ी दिन होगी। कब? 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। योग दिवस की शुरुआत कब से किया गया? 2015 से। अलग अलग बहुत सारे देशों में मान लिया योग करना, ऐसे पाकिस्तान नहीं कर रहा था, ये भी कर रहा पाकिस्तान। अरे योगा से फायदा तो कहीं नहीं करेगा। अच्छा बताइए, कर्क रेखा भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरता है? मध्य प्रदेश से। सबसे कम राजस्थान से। अच्छा बताइए, हाँ, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए लेकर, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कई राज्यों से गुजरता है? मैंने 82.5 डिग्री कई राज्यों से गुजरता है? बताइए राज्य कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार और, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा बताइए, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? पश्चिम बिंदु गौर माता या गहीर माता, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में। अच्छा बताइए, हाँ क्या एक बार और, हाँ बताइए, उत्तरी बिंदु क्या है? मतलब भारत का उत्तरी बिंदु? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु? इंदिरा पॉइंट। और वहीं पूछ दिया जाए, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? कौन राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा बताइए, अच्छा मुख्य बिंदु, हाँ जो इंदिरा पॉइंट बोले हैं। अच्छा बताइए, मुख्य बिंदु से मतलब दक्षिणी बिंदु क्या सा है? मुख्य बिंदु से कन्याकुमारी। वहीं जो हम लोग बोले हैं ना इंदिरा पॉइंट, एक ग्रेट निकोबार है, बड़ा निकोबार का है कौन? इंदिरा पॉइंट, जो 2004 के सुनामी में डूब गया। ठीक है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। अच्छा बताइए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री के बीच में है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में। पूर्वी गुजरात। अच्छा बताइए, भारत, हाँ एक अब तो इसमें हम लोग ये टॉपिक हम लोग को समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक आज के ख़त्म हो चुके हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं था। तो हम लोग चलते हैं अब संविधान का। संविधान में आज आप लोगों को दिखाना है कितना दम है। तो चलिए हम, हाँ शुरू से दिखा देते हैं। बुक है यही, राज व्यवस्था तो पा गया है, भारतीय राज व्यवस्था ISPCS का है। तो इसको हम लोग ऐसा मत बोलिए कि एक दिन 2 दिन के लिए करेंगे। जब उठाए हैं तो मतलब हर एक टॉपिक को एक एक बाई करके सुधारेंगे। इसका टारगेट बनाया 3 से 4 महीने में सारा को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और जैसे सुधेगा फिर स्टार्ट करेंगे, जिससे रिवाइज हो जाए। चलिए बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा बताइए,
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1773 के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक। अच्छा बताइए, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 3 आदमी थे। इल्जा इम्फे थे मुख्य न्यायाधीश। ठीक, इल्जा इम्फे थे। अच्छा बताइए, अच्छा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1774 ईस्वी में। अच्छा बताइए, बताइए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया? ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया? 1784 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। अच्छा, कंपनी पर राजनीतिक और कंपनी के द्वारा राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किस एक्ट के द्वारा किया गया? कंपनी पर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो यही ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया। अच्छा बताइए, हाँ किस एक्ट के द्वारा, हाँ अच्छा बताइए, हाँ किस 1813 का चार्टर एक्ट क्या बताता है? 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा प्रणाली लाया, जो लॉर्ड मैकाले सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा के क्या माने जाते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देते थे। कौन? लॉर्ड मैकाले। वहीं 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा का प्रचार। अच्छा बताइए, हाँ जब उस समय आया शिक्षा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो उसमें बजट रखा गया ना, तो कितना बजट रखा गया था उस समय कि शिक्षा एजुकेशन पर इतना खर्चा किया जाएगा, जिससे अभी भारत सरकार द्वारा एजुकेशन पर सबसे कम खर्चा किया जा रहा है। तो उस समय कितना किया जाता था? 1 लाख रुपया। बताइए, उस समय 1 लाख रुपया खर्चा किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, जबकि आज 2% से भी कम है खर्चे। 2% के लगभग करीब में खर्चा किया जा रहा है जीडीपी का। उस समय 1 लाख किया गया था। बताइए। अच्छा बताइए, हाँ सबसे महत्वपूर्ण, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि चाइना के साथ चाय के व्यापार किया जाएगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बाकी के साथ बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक। अच्छा बताइए, इंग्लिश मिशनरियों ने भारत में कार्य अनुमति कब माने किस एक्ट के द्वारा किया गया? इंग्लिश मिशनरियों के द्वारा कार्य करने की अनुमति कब किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अच्छा बताइए, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक। अच्छा चलिए बताइए, हाँ अच्छा बताइए, किस मतलब धारा में 1833 के किस धारा में यह बताया गया है कि भारत अथवा क्राउन की देशज प्रजा धर्म वंश के अनुसार पर किसी को पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा, उसको योग्यता के अनुसार माना जाएगा? किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के तो एक तो था ही चार्टर एक्ट, और धारा 87 था, धारा 87। अच्छा बताइए, हाँ और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उच्चतम माध्यम माना गया किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कब से? 1835 से। हाँ अच्छा बताइए, ये तो हम लोग का आज का सेशन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा बताइए, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ? तो देखिए 2 द्वारा हुआ। भारतीय संविधान का विचार मतलब 1773 के बाद 1853 के बाद 53 तक, और एक 1858 के बाद 1847 तक, जब देश पूर्ण रूप से गुलाम हो गया उसके बाद का, और देश पूर्ण रूप से गुलाम नहीं था उससे पहले का, यानी 1773 से लेकर 1853 का एगो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब इसमें चर्चा किया गया है। और एगो ब्रिटिश ताज, मतलब जब वह ताज पहन लिया विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो चलिए हम लोग आज, हाँ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन।
जिसका नाम है भारतीय इतिहास, ISPCS का है। तो चलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा समय की देरी करते नहीं हुए। टाइम नहीं ना हुआ होगा अभी, टाइम हो गया क्या विजय जी? देखिए टाइम हो चुका है, टाइम देखिए तो अगर ज़्यादा हो गया होगा तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो चलिए दोस्तों हम आज हिस्ट्री का एक बार मतलब रिपीट मार देते हैं जितना भी पढ़े हम लोग। अच्छा बताइए, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? जो भूगोल वैज्ञानिक भी थे वैज्ञानिक और भी थे। पुरातत्वविद भी थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगोल वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, ठीक। अच्छा बताइए, कोपनहेगन संग्रहालय में कांस्य और लौह युग का त्रिविभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, ठीक। अच्छा बताइए, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। अच्छा, कौन पहाड़ी के बीच है मेहरगढ़? किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच है मेहरगढ़, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच है। अच्छा बताइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। अच्छा बताइए, खदानों में कृषि प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। अच्छा बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिला है? दमदमा से नहीं, सराय नहर राय से। कहाँ है ये? कहाँ है ये? है आपको प्रतापगढ़ जिला। जो कहाँ है? प्रतापगढ़, यूपी में है। अच्छा बताइए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में कहाँ से मिला है? बताइए, सराय नहर से, महदहा से। सराय नहर से और महदहा से। और महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में महदहा है। और यहाँ से क्या मिला? हड्डी के अवशेष मिला है, आभूषण भी मिला है। अच्छा बताइए, हम मध्यपाषाणी में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से, ठीक। अच्छा बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। जीवन का प्रमाण मिला है। जीवन का प्रमाण कहाँ मिलेगा? जहाँ कृषि आरंभ हुआ। कृषि कहाँ आरंभ हुआ था? मेहरगढ़, वहीं से मिला है। अच्छा बताइए, पशुपालन मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? बागोर से। अच्छा, बागोर कहाँ है? पाकिस्तान में होगा ना? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ठीक। अच्छा हाँ बताइए, चेकोलिथ युग कहा जाता है किस युग को? ताम्रपाषाण युग को चेकोलिथ कहा जाता है। अच्छा, भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? दम सदाकत से। और बिहार, अच्छा बताइए, बिहार में कहाँ से मिला है? शायद चिरांद है, तो चिरांद छपरा में है सारा। पशुपालन मेहरगढ़ से मिला है। नहीं, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का मिला है। अच्छा बताइए, भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में? अब्दुल्लागंज रायसेन। तो चलिए हम लोग आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लोग लाएंगे। अगर अपने सब्सक्राइब सबसे पहले नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं एक नारा लेके आया हूँ कि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश की राष्ट्र हित में और देश को मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे सैनिकों की जो वीर गति को प्राप्त है, उनकी मनोबल और शांति के लिए हम लोग एक प्रेरणा स्रोत की तरफ पूरे देश में तिरंगा को जुलूस निकालेंगे और तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।